अस्सलाम वालेकुम। गल्फ सीरीज की दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे दो मेजर प्लेयर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की। एक तो इस रीजन का ही है और दूसरा बाहर का दुनिया का सुपर पावर जिसको आप इंटरनेशनल पुलिस कहते हैं या जिसको आप ग्लोबल सुपर पावर कहते हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो हम देखेंगे कि मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बहुत बड़े जो दो इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स या दो इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो यूएस और ईरान हैं। ये बात याद रखिए। थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बताता चलूं कि पहलवी की जो गवर्नमेंट थी 50s में 60s में और 70s में, रजा शाह पहलवी की मैं बात कर रहा हूं, उस दौरान ईरान के और अमेरिका के बहुत क्लोज ताल्लुकात थे। 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद जब ईरान में आयतुल्लाह की गवर्नमेंट आई तो उसके बाद से जो यूएस के दरमियान और ईरान के दरमियान जो मॉडर्न राइवलरी नजर आती है, इसका स्टार्ट 1979 ऑनवर्ड्स होता है। अब हम देखते हैं कि जो हिस्ट्री है इस सारे इशू की, उसके ऊपर हम बात करते हैं। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है, वहां पर शिया गवर्नमेंट आ जाती है। एक नई शिया थियोलॉजी जो है वो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का, पावर का मेटल संभाल लेती है। उसके फौरन बाद हमें एक इंसिडेंट नजर आता है जिसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा इन्हीं स्लाइड्स में। वो है यूएस जो एम्बेसी थी तेहरान में, उसका टेक ओवर, और उसके फौरन बाद फिर हमें हॉस्टेज क्राइसिस होते नजर आते हैं, जिसमें कि अमेरिकन जो फॉरेन ऑफिस का, जो अमेरिकन एम्बेसी का जो स्टाफ था, उनको ईरानियन स्टूडेंट्स ने हॉस्टेज बना लिया था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट है वो हमें नजर आता है 1980 से लेकर 88 तक चलने वाली ईरान और इराक के दरमियान जो वॉर है, उसमें इस वॉर में अमेरिका ने इराक को सपोर्ट किया अगेंस्ट ईरान। और रीजन क्या थी? यही जो 1979 का हॉस्टेज जो क्राइसिस था और इस्लामिक रेवोल्यूशन था। इन रीजंस की वजह से हमें अमेरिका सपोर्ट करता हुआ नजर आया इराक की अगेंस्ट अगेंस्ट ईरान। इंटरेस्टिंगली यहां पर यह मैं आपको बताता चलूं कि यही इराक जिसको अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सपोर्ट किया, जो 1980 से लेकर 88 तक जो ईरान और इराक के दरमियान वॉर हुई, 1991 में जब इराक ने कुवैत के ऊपर हमला किया सद्दाम हुसैन ने, तो तब वही अमेरिका जो है वो कुवैत को प्रोटेक्ट करने के लिए और इराक को सजा देने के लिए जो है वो इराक के खिलाफ मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब के साथ और जीसीसी कंट्रीज के साथ मिलकर जंग लड़ रहा था। और फिर हमें वही अमेरिका 2003 में एक दफा फिर से इराक के ऊपर इन्वेड करता हुआ नजर आया। तो स्टेट टू स्टेट रिलेशंस में कोई परमानेंट फ्रेंड या फो नहीं होता। मई 2019 की मैं अगर बात करूं तो अमेरिकन ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप मूव किया रीजन में। ये जो रीजन है जिसको हम गल्फ कहते हैं, इस रीजन में, और उसका मकसद ये था कि ईरान को थ्रेटन किया जाए। अब ये बात आप याद रखें कि ये जो रीजन है गल्फ का रीजन, और इस सारी ये जो वीडियोस हैं इनको गल्फ सीरीज का नाम देने की रीजन ये है कि इस रीजन में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो गल्फ का रीजन है। और कहीं ना कहीं शिया सुन्नी फसाद के अलावा अगर हम ग्लोबल पावर्स की इस रीजन में इन्वॉल्वमेंट को समझने की कोशिश करें तो उसके पीछे हमें इस रीजन में जियोपॉलिटिक्स ऑफ ऑयल का अमल दखल नजर आता है। तो जो जियोपॉलिटिक्स ऑफ ऑयल है या दुनिया की जो एनर्जी की सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, वो इसके पीछे मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से गल्फ का रीजन जो है वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस हासिल कर लेता है मिडिल ईस्ट में, और इस सारे रीजन को जो ऑयल पॉलिटिक्स है वो शेप करती है। अब यूएसए और ईरान के दरमियान हमें इस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट्स का एक पूरा पैटर्न नजर आता है। अब 2003 में अमेरिका ने इराक के ऊपर इन्वेजन किया एक रॉन्ग प्रिटेक्स्ट के ऊपर, और प्रिटेक्स्ट क्या था? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। बाद में कहीं से भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं निकले।
थोड़ा सा इनकी हम डिटेल हिस्ट्री देख लेते हैं यूएस और ईरान के दरमियान राइवलरी की। 1953 में यूएस और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने कोशिश की, इन्होंने एक कू ऑर्केस्ट्रेट किया। ईरान का उस वक्त का जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था मोहम्मद मुसद्दिक, और मोहम्मद मुसद्दिक की गवर्नमेंट को इन्होंने दे सेंट हिम टू पैकिंग, उसको घर भेज दिया। उसके बाद रीजन ये थी कि जो मोहम्मद मुसद्दिक है वो ईरान की जो ऑयल की इंडस्ट्री है उसको नेशनलाइज करना चाहता था। तो प्रॉब्लम स्टार्ट कहां से होती है? ऑयल से। 1979 तक सब चीजें ठीक चलती रही क्योंकि रजा शाह पहलवी की गवर्नमेंट थी और वो अमेरिका का स्ट्रॉन्ग अलाय था, वो अमेरिका का ब्लू आइड बॉय था रीजन में। 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन आता है। यूएस बैक जो शाह था ईरान का मोहम्मद रजा पहलवी, उसको मुल्क से बेदखल कर दिया गया, मुल्क से निकाल दिया गया। कब? 16 जनवरी को। और उससे पहले कई महीनों तक रजा शाह के खिलाफ जो आयतुल्लाज के जो खमीनी के जो सपोर्टर्स थे वो कई महीने तक प्रोटेस्ट करते रहे और उसके बाद फोर्सफुली रजा शाह पहलवी को मुल्क से फ्ली करना पड़ा, मुल्क से जाना पड़ा। 2 हफ्ते के बाद इस्लामिक रिलीजियस लीडर आयतुल्ला खुमैनी रिटर्न्स फ्रॉम एग्जाइल, उस वक्त खुमैनी एग्जाइल में थे। जब रजा शाह पहलवी मुल्क से बाहर चला गया उसके बाद फिर खुमैनी एग्जाइल से वापस आया। फॉलोइंग अ रेफरेंडम द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, उसके बाद एक रेफरेंडम हुआ और रेफरेंडम के बाद फिर ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आ गया जिसके बाद इसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जो है वो रख दिया गया ऑन 1 अप्रैल। अब 1979 से 81 तक एक और इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है जो कि है यूएस एम्बेसी हॉस्टेज क्राइसिस। हुआ ये कि इस्लामिक रेवोल्यूशन के फौरन आने के बाद जो यूएस एम्बेसी थी तेहरान में, उसको प्रोटेस्टर्स ने और स्टूडेंट्स ने नवंबर 1979 को क्या कर लिया, उसको घेर लिया और बहुत सारे जो अमेरिकन हैं उनको हॉस्टेज बना लिया। और ये जो क्राइसिस था ये तकरीबन 444 दिन 444 डेज तक चला, 1 साल से ज्यादा टाइम तक चला। 52 जो हॉस्टेजेस थे वो जनवरी 1981 को इनको फाइनली फ्री किया जा सका। तो वो 1.5 साल जो है जो अमेरिका को सख्त हजीमत और ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा, वहां से फिर यूएस और ईरान की राइवलरी की बुनियाद पड़ती है। जब जो है वो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है जब वो गवर्नमेंट में आया, जब इनाग्यूरेट हुआ यूएसए की गवर्नमेंट में, 1985 से 86 के दरमियान ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें यह हुआ कि यूएस ने सीक्रेटली वेपन्स शिप किए किसको? ईरान को। और वो वेपन्स ईरान को भेजने का मकसद ये था कि अमेरिका चाहता था ईरान की हेल्प कि वो फ्री करवाए यूएस के उन हॉस्टेजेस को जिनको लेबनान की हिजबुल्लाह जो मलेशिया ग्रुप है उन्होंने हॉस्टेज बना लिया था। अमेरिकन अपने हॉस्टेजेस छुड़ाना चाहते थे, ईरानियंस ने हेल्प की, बदले में अमेरिकन ने ईरानियंस को वेपन्स सेंड किए। जो प्रॉफिट्स थे उनको इलीगली चैनल किया गया, ईरान ने जो बदले में जो प्रॉफिट्स हुए उनको चैनल किया गया। जो अमेरिका को जो फायदा हुआ इससे वो दिए गया जी निकारागुआ के रेबल्स को, ताकि जो है वो निकारागुआ में रेबल्स जो हैं वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसको डिस्टेबलाइज कर सकें। ये जब स्कैंडल सामने आया तो इसकी वजह से रेगन की गवर्नमेंट के लिए, रोनाल्ड रेगन की गवर्नमेंट के लिए एक पॉलिटिकल क्राइसिस बन गया। उसके बाद फिर हम अगर थोड़ा सा इसको स्पीड अप करें तो 2002 में प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में ईरान को डिनाउंस करते हुए उसको एक्सिस ऑफ इवल का पार्ट करार दिया, जिसमें उसने 3 ममालिक का नाम लिया, इराक, नॉर्थ कोरिया और ईरान का। इस स्पीच को ईरान में अच्छी तरह रिसीव नहीं किया गया, इट वॉज नॉट रिसीव्ड वेल इन ईरान। 2000 में फिर क्या हुआ, उसके बाद से फिर न्यूक्लियर रिजीम शुरू होती है, जिसमें 2002 में एक ईरानियन अपोजिशन ग्रुप ने क्लेम किया दैट ईरान इज मेकिंग इट्स ओन न्यूक्लियर वेपन और ईरान की यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर काम हो रहा है। इसके बाद जो है यूएस ने ईरान को एक्यूज किया
कि ये छुपा के न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो परस्यू कर रहे हैं और न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, एटॉमिक बम बना रहे हैं, जिसको ईरान ने डिनाई किया। तकरीबन 10-12 साल जो है वो नेगोशिएशंस इनके दरमियान चलती रहीं और विद द हेल्प ऑफ यूएन्स न्यूक्लियर वॉचडॉग जो कि कौन सा है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मदद से। लेकिन जो सेवरल राउंड्स ऑफ सैंक्शंस यूएसए ने लगाए, जो कि यूएन ने लगाए, यूएस ने लगाए और यूरोपीय यूनियन ने लगाए राइट फ्रॉम 2000s, अर्ली 2000 से, वो तकरीबन आज तक इन प्लेस हैं। वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर लगाए गए, जिनका मकसद ये था, और स्पेशली ये जो लगाए गए थे ये अहमदी नियाद की गवर्नमेंट में लगाए गए थे ज़्यादातर, बिकॉज अहमदी नियाद की जो गवर्नमेंट थी वो एक हार्ड लाइनर गवर्नमेंट थी। इसकी वजह से ईरान जो है वो, ईरान की करेंसी ने अपनी 2/3 वैल्यू लूज की। तो अमेरिकन सैंक्शंस जो हैं वो भी एक और यूएस और ईरान के दरमियान राइवलरी का एक और एंगल है। 2013 से 16 में रूहानी जब गवर्नमेंट में आया, रूहानी मॉडरेट है, ओबामा के साथ पहली दफ़ा इन्होंने बात की। उसके बाद जो है वो हमें, जब रूहानी ईरान में गवर्नमेंट में आता है, जब प्रेसिडेंट बनता है, तो फिर उसके बाद यूएस और ईरान के दरमियान एक रैप्रोशमा या एक थॉ का फेज शुरू होता है, जहां पर के इनके दरमियान रिलेशन नॉर्मलाइज होते हैं, विच कल्मिनेटेड इनटू द साइनिंग ऑफ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो कि P5+1 और ईरान के दरमियान साइन हुआ था। 2019 में भी हमें गल्फ में डिफरेंट टेंशंस नजर आई, उनके ऊपर मैं आगे बात करूंगा। मई 2018 में यह हुआ कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर डील से विड्रॉ कर लिया और ईरान के ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस थी वो दोबारा से लगा दी, और यूएसए ने इसके साथ साथ थ्रेटन किया उन कंट्रीज को और फर्म्स को जो ईरान के साथ बिजनेस करेंगे या फिर जो ईरान से ऑयल खरीदेंगे। अब ईरान की इकोनॉमी इज लार्जली डिपेंडेंट अपॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स। अब अगर आप ऑयल के ऊपर जो है वो कब्ज लगा देते हैं ईरान से, तो ईरान की इकोनॉमी के ऊपर बहुत सख्त जो है वो इसके इम्पैक्ट्स होंगे। ईरान की इकोनॉमी जो है वो इसकी वजह से, यूएस की सैंक्शंस की वजह से डीप रिसेशन में चली गई। बल्कि अगर फ्रैंकली बात की जाए तो अहमदी नियाद का जो अहमदी नियाद की गवर्नमेंट के अंडर ईरान जिस तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम परस्यू कर रहा था, उसके बाद रूहानी की गवर्नमेंट के आने के बाद अमेरिका की तरफ जो ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बात करने की रजामंदी जाहिर की, उसके पीछे रीज़न यही था कि अमेरिकन सैंक्शंस जो हैं वो ईरान को डीप इकोनॉमिक पेन इन्फ्लिक्ट कर रही थी, जिनसे ईरान बचना चाहता था। मई 2019 में यूएस ने सैंक्शंस टाइट कर दी ईरान के ऑयल सेक्टर के ऊपर। जून 2019 में 6 एक्सप्लोजन्स हुए जिन्होंने हिट किया 6 ऑयल टैंकर्स को इन द गल्फ ऑफ ओमान, जिसकी वजह से मैंने इन वीडियो सीरीज का नाम जो है वो गल्फ सीरीज रखा है। और इसकी वजह से जो है ये जो मई और जून में जो वाकयात हुए कि जिनमें ऑयल टैंकर्स को हिट किया गया, अमेरिका ने डायरेक्टली ब्लेम लेकर दिया किसके ऊपर, ईरान के ऊपर। ट्रंप ने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से विड्रॉ किया, तो ईरान ने कहा कि हम जो है वो फिर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के अंडर जो हमारी न्यूक्लियर प्रोग्राम को परस्यू ना करने की कमिटमेंट्स थी, हम उनको फॉलो नहीं करेंगे। ईरान ने भी जो है वो फिर उसके बाद यूनिलैटरली JCPOA को वायलेट करना शुरू कर दिया। ट्रंप ने उसके बाद ईरान के ऊपर क्रैम्बलिंग सैंक्शंस लगाई। यूएस ने ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट्स को कट ऑफ कर दिया और बाकी तमाम कंट्रीज के ऊपर भी पाबंदी लगा दी कि जो इनके साथ बिजनेस करेगा या ऑयल खरीदेगा, यूएसए उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएगा। इसके अलावा यूएसए ने जो ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर है, जो कि पासदारान इनकलाब कहलाते हैं, पासदारान इनकलाब को अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा अमेरिका ने 2021 जनवरी 2020 में एक ड्रोन स्ट्राइक के थ्रू ब्रिगेडियर कासिम सुलेमानी को कत्ल कर दिया।
तो ये वो वाकयात हैं, वो हिस्ट्री है कि जिनको सामने रखते हुए आप अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग है उसकी बुनियाद या उसके पीछे जो रीजंस हैं, जो लॉजिक है, वो समझ सकेंगे। ईरान का जो ग्रोइंग नेटवर्क है प्रॉक्सी ग्रुप्स का रीजन में, उनकी वजह से खतरा किसको है? अमेरिका को। फिर ईरान का अलायंस है रशिया के साथ, इसका डिप्लोमेटिक और कमर्शियल और ट्रेड के फ्रंट के ऊपर चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं ईरान और यूएस की राइवलरी में। अगर मैं यूरोपीय यूनियन के रिस्पांस की बात करूं तो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से अमेरिका ने विड्रॉ किया, तो यूरोपीय यूनियन ने कहा कि नहीं, हम अपनी जो कमिटमेंट्स हैं उनको फुलफिल करेंगे। फिर जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस है उसने जो अमेरिकन या प्रेसिडेंट ट्रंप के अंडर, ट्रंप की गवर्नमेंट के अंडर जो ओवरचर्स थे कि सैंक्शंस लगा देना, थ्रेटन करना, उनको सपोर्ट नहीं किया। यूएई, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और इसराइल, अब ये तीनों जो है वो ईरान का डाउनफॉल चाहते हैं क्योंकि इनके अपने इंटरेस्ट हैं। इनके दरमियान जो राइवलरी है उसके ऊपर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यही वो रीज़न है जिसकी वजह से आपको यूएई, इसराइल और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ट्रंप के अंडर जो अमेरिका है उनके साथ अच्छे ताल्लुकात इनके दरमियान नजर आते हैं आपको। ऑयल टैंकर्स के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, वेसल्स के ऊपर और शिप्स के ऊपर जो अटैक्स हुए हैं पर्शियन गल्फ में, यमन के नज़दीक, बाबल मंदब के नज़दीक, जहां पर के हुसीज के दरमियान और जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट है अब्दुल रब्बू मंसूर हादी की गवर्नमेंट है, और जो इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition है कि जिसको सऊदी अरेबिया लीड कर रहा है, जो हुसीज के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं यमन में। अब यमन में जब हुसीज होंगे तो वो बाबल मंदब को कंट्रोल करेंगे और हुसीज को सपोर्ट कर रहा है ईरान। इसके ऊपर हम डिटेल में बात अपने आने वाली एक वीडियो में करेंगे। लेकिन बाबल मंदब के करीब भी अगर अटैक्स होते हैं तो वहां से भी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की जो ऑयल की ट्रेड है वो इन्फ्लुएंस होती है। अब जब यहां पर अटैक हुए तो ब्लेम हमेशा की तरह ईरान के ऊपर जो है वो लगा दिया गया। यही वो रीजन है कि शायद ईरान अपनी जो ग्रिप है यमन के ऊपर, वो कंट्रोल ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है, ताकि अगर यमन को कंट्रोल कर लेता है ईरान, तो यमन को कंट्रोल करने के साथ साथ ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के अलावा बाबल मंदब की जो स्ट्रेट है उसको भी कंट्रोल कर लेगा। इसका मतलब है कि ईरान विचुअली इस रीजन में होने वाली जो भी ऑयल की एक्सपोर्ट है या ऑयल की ट्रेड है उसको कंट्रोल कर लेगा। थोड़ा सा हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की बात कर लेते हैं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट वाटरवे है, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, ये फ्लैश पॉइंट है ईरान और यूएस के दरमियान। जो मोस्टली कॉन्फ्लिक्ट है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के इर्द गिर्द ही हो रहा है। और इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अमेरिका की जो एनर्जी सिक्योरिटी है या जो जियोपॉलिटिक्स ऑफ ऑयल है वो सेंटर्ड है कहाँ पर? स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर। बिकॉज 40% जो ग्लोबल ऑयल की जो ट्रेड है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में से कंट्रोल होती है या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के थ्रू होती है। ईरान ने कहा कि वार्न किया कि स्ट्रेट को कंप्लीटली क्लोज कर देगा ड्यूरिंग इट्स वॉर विद इराक। ये 80s की बात है, which lasted from 80 to 88 and has periodically threatened। ईरान टाइम एंड अगेन थ्रेटन करता रहता है कि मैं यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में माइंस लगा दूंगा। अमेरिका की जो नेवी है उसका 5th फ्लीट बैठा हुआ है कहाँ पर? बहरेन में। वो पेट्रोल करता है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को। उसका मकसद क्या है कि ये जो नेविगेशनल चैनल है, इस नेविगेशनल चैनल के थ्रू ऑयल की ट्रेड जो मोस्टली सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, कुवैत और इराक से हो रही है, इसको कंट्रोल कर सके। तो अब ये जो यहाँ से जो ऑयल की ट्रेड हो रही है, ऑयल की एक्सपोर्ट हो रही है जो यूएसए और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूरोपीय यूनियन, यूके को जाती है, ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, जहाँ पे ईरान है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को कंट्रोल करता है, ये जो पतली सी आपको जगह नजर आ रही है, अगर ईरान इसको कंट्रोल करता है तो विचुअली ईरान जो है वो ग्लोबल ऑयल ट्रेड का रास्ता बंद कर सकता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फ्लैश पॉइंट है अमेरिका के दरमियान और
ईरान के दरमियान। और इसी वजह से जो अमेरिका का जो 5th फ्लीट है वो यहाँ पे बैठा हुआ है बहरेन में। ये बहरेन है आपका छोटा सा टाइनी आर्चिपेलागो। अब देखें, अमेरिकन और ईरानियन जो फोर्सेस हैं वो स्टेट ऑफ हुर्मुज में इनका क्लैश भी हुआ था। 1988 की बात है कि जब एक ईरानियन माइन ने एक अमेरिकी नेवी फ्रिगेट को तबाह किया था। अप्रैल 18, 1988 में अमेरिका ने 3 ईरानियन वारशिप्स को और 2 ईरानियन सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म्स को तबाह किया। जुलाई 1988 में एक अमेरिकन वारशिप ने ईरानियन कमर्शियल एयरलाइनर को शॉट डाउन कर दिया था। अमेरिकन ने कहा कि हमने सोचा कि शायद ये इनका एयरक्राफ्ट है। वो सिविलियन एयरप्लेन था, उसमें 290 लोग थे, सबके सब मारे गए, जिनमें से 66 बच्चे थे। अब ये वाकयात जो है वो आपको समझाएंगे कि क्यों अमेरिका और ईरान के दरमियान जो दुश्मनी है वो इतनी गहरी है। दिसंबर 2011 में ईरानियन फोर्सेस ने क्लेम किया कि उन्होंने एक अमेरिकन सर्वेलेंस ड्रोन को जो है वो गिरा दिया है। अमेरिकन ने कहा कि हमारा ड्रोन जो है वो खो गया या फिर उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ। टू द अमेरिकन एम्बेरसमेंट, ईरान ने जो ड्रोन है उसको पब्लिकली डिस्प्ले किया और साथ ही ये क्लेम किया कि हम इसको रिवर्स इंजीनियर करके हमने अपना ड्रोन बना लिया है। जनवरी 2016 में ईरान ने 10 अमेरिकन सेलर्स को कैप्चर किया। कहां से? पर्शियन गल्फ में से। पर्शियन गल्फ कौन सा है? अगर आपको ये मैप दिखाया जा सके तो ये जो आपका ये जो सारा रीजन है पर्शियन गल्फ है, जिसकी वजह से इस वीडियो सीरीज को गल्फ सीरीज का नाम दिया गया है। ईरान ने ये किया कि वीडियोस रिलीज की उन सेलर्स की, और जिसमें वो सेलर्स जो है वो अपने घुटनों पे बैठे हुए थे, सर झुके हुए। इससे अमेरिकन की बड़ी जो है वो सारी दुनिया में ह्यूमिलिएशन हुई। उन सेलर्स को 24 घंटे के बाद छोड़ दिया गया। दिसंबर 2011 में ईरानियन फोर्सेस ने क्लेम किया कि उन्होंने एक अमेरिकन सर्वेलेंस ड्रोन को गिरा दिया है। ये बात मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। 4 जुलाई को, ये 2019 की बात है, ईरान ने सीज किया एक ब्रिटिश फ्लैग्ड टैंकर, एक ऐसा टैंकर जिसके ऊपर ब्रिटेन का, यूके का फ्लैग लगा हुआ था, इन द स्टेट ऑफ हुर्मुज, apparently in retaliation for the detention of one of its own tankers by British forces of Gibraltar। जिब्राल्टर के पास, जो कि अफ्रीका के पास है, ब्रिटिशर्स ने ईरान के एक टैंकर को जो है वो कॉन्फिस्केट कर लिया या उसको डिटेन कर लिया। उसके बदले में जो है वो ईरान ने एक ब्रिटिश फ्लैग्ड टैंकर को जो है वो सीज किया, मींस टिट फॉर टैट। ईरानियन टैंकर जो है उसको 6 वीक्स के बाद छोड़ दिया गया था। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको गल्फ में क्राइसिस की समझ आ जाएगी। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ये गल्फ है सारा, और ये आपको ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज नजर आ रही है। ये लराक आइलैंड्स हैं, यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं। ये डिस्प्यूटेड है। ये जो छोटा सा आइलैंड आपको नज़र आ रहा है, ये सी वाटरवेज हैं, यहाँ से पास होके बाहर आ रही हैं। ये सारे साथ ईरान की कोस्टल लाइन है। दूसरी तरफ यहाँ पे यूएई, ओमान है, और जहाँ पे आगे जो है वो बहरेन में बैठा हुआ है अमेरिका का 5th फ्लीट। तो अमेरिकन 5th फ्लीट जो है वो यहाँ पर, जो यहाँ से ऑयल टैंकर्स के थ्रू ऑयल की ट्रेड होती है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए बैठा हुआ है। ये जो आपने पिछले स्लाइड में देखा ब्रिटिश फ्लैग टैंकर, इसकी कहानी ये है कि 1980s में जब ईरान इराक वॉर में यूएसए और वेस्टर्न जो पावर्स हैं वो इराक को सपोर्ट कर रही थी, तो बदले में ईरान ने जो यहाँ से कुवैत से और इराक से जो ऑयल एक्सपोर्ट हो रही थी, जो टैंकर्स के ऊपर हो रही थी, उन टैंकर्स को हिट करना शुरू कर दिया। अब वो टैंकर्स रजिस्टर्ड थे या तो कुवैत में या इराक में, और कुवैत या इराक, चूंकि इराक ऑलरेडी जो है वो ईरान के साथ जंग में था, वो रिटालिएट नहीं कर सकता था। अब जो ग्लोबल ऑयल शिपिंग है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिकन्स ने ये किया कि कुवैत की और इराक के जो टैंकर्स हैं उन टैंकर्स के ऊपर अपना फ्लैग लगा दिया। अब जब जिस मुल्क का फ्लैग लगा होगा, इट मीन्स कि वो टैंकर उसी मुल्क के साथ रजिस्टर्ड है। अगर आप उस टैंकर के ऊपर अटैक करते हैं तो ये अटैक उस मुल्क के ऊपर है। तो इस तरह से जो है वो एक टेक्निक के थ्रू इन्होंने
जो ऑयल शिपिंग है, ग्लोबल ऑयल शिपिंग, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। ईरान और इराक के अलायंस की मैं अगर बात करूं तो अभी जो इराक में इलेक्शंस हुए हैं पिछले साल, उसमें जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस हैं उनके साथ जो अलाइड पार्टीज हैं, जिनमें बहुत सारे जो है वो, अब ये जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस हैं ये 50 पैरामिलिट्री ग्रुप्स का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। इनमें से बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं उनको ईरान की सपोर्ट हासिल है या फिर वो प्रो ईरानी हैं, प्रो ईरान है वो। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि अभी जो इराक में गवर्नमेंट है वो काफ़ी हद तक उसमें ईरान, उसके ऊपर ईरान का इन्फ्लुएंस है और वो भी प्रो ईरान है। रीज़न क्या है? क्योंकि इराक में ईरान की बहुत सारी प्रॉक्सीज मौजूद हैं। इकोनॉमिक टाइज ईरान और इराक के दरमियान बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से हमें यूएस और ईरान इराक में जो पोस्ट वॉर इराक है वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन में और इन्फ्लुएंस के लिए एक दूसरे के साथ जॉस्टलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पोम्पियो ने एक दफ़ा कहा था कि दैट यूएस हैज़ कंसर्न्स विद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स, पासदारान इनकलाब के साथ हमें मसाइल हैं, एंड linked it to some of Iraq's Shia Arab militias। ऑब्वियसली ईरान इस रीजन में बहुत सारे जो हैं प्रॉक्सी ग्रुप्स, जो शिया ग्रुप्स हैं उनके साथ लिंक्ड है, और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर जो है जिसका हेड ये बनता था ब्रिगेडियर कासिम सुलेमानी, ये इस रीजन में तकरीबन तमाम जो ईरान अलाइड मिलिशियाज हैं उनको लीडरशिप, विजन, टैक्टिकल और ऑपरेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर। इसको मैं एंड करूंगा इस लास्ट वाक़े के साथ कि जब जनवरी 3, 2020 को कासिम सुलेमानी को कत्ल किया गया था इराक में, जब वो इराक में विजिट के ऊपर था। ऑब्वियसली इराक में विजिट कासिम सुलेमानी अगर करने जा रहा है तो वो ईरान की जो अलाइड वहाँ पे मिलिशियाज हैं उन मिलिशियाज की सपोर्ट में ही या फिर उनके ऑपरेशंस को मॉनिटर करने के लिए वहाँ पे ये शख्स गया था। अमेरिकन ने ड्रोन स्ट्राइक में कासिम सुलेमानी को कत्ल कर दिया था। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो में डिटेल में बात की है। इसके साथ मैं आज के लेक्चर को क्लोज करता हूँ। सिर्फ इतना कहूँगा कि यूएस और ईरान के दरमियान जो राइवलरी है मिडिल ईस्ट में, ये 1-2 सालों की कहानी नहीं है। इसके पीछे आपको 4 दहाइयों की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, तब आप जाके अमेरिका और ईरान के दरमियान राइवलरी को समझ सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। नई वीडियो के साथ अगले लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।